हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लेट्स मेक नर्सिंग इजी। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जिसको स्पाइनल बैफिडा भी बोलते हैं। इट इज़ अ डिजीज इन विच देयर इज अ फ्यूजन फेलियर ऑफ पोस्टीरियर वर्टिब्रा कॉलम ड्यू टू माल फॉर्मेशन ऑफ कंजेनाइटल ऑफ वर्टिब्रा। इसमें क्या होता है, जो वर्टिब्रा कॉलम होता है उसका अच्छे से फॉर्मेशन नहीं होता, माल फॉर्मेशन होता है। एंटेरियरी तो वो अच्छे से पूरा बने रहता है, लेकिन पोस्टेरियरी वहाँ पे माल फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण जो स्पाइनल कॉर्ड रहता है और जो जितना सीएसएफ रहता है वो उस स्पेस से निकल के बाहर की तरफ दिखने लगता है, बल्ज आउट हो जाता है। इट इज अ डिजीज, the most common affected site is lumbosacral area, but it can occur at any site of क्रेनियम और वर्टिब्रा कॉलम। इसका जो मोस्ट कॉमन साइट है वो लंबोसैक्रल यानी कि लंबर और सैक्रल के बीच में है, लेकिन ये कहीं भी ऑकर हो सकता है, जैसे कि क्रेनियम में और वर्टिब्रा कॉलम में। अब हम इसके थोड़े से टाइप देखते हैं। तो ये जो फर्स्ट है एनसेफेलोफैली, इसमें क्या होता है कि जो ऊपर का ब्रेन रहता है वो बनता है, लेकिन ऊपर से जो स्कल है वो उसमें अच्छे से फॉर्म नहीं होता है, ओपन ब्रेन रहता है, जिसको हम वॉल्ट भी बोलते हैं। सेकंड जो है वो है क्रेनियोरेचेसिस। इसमें क्या होता है कि पूरा जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन है वो पूरा ओपन रहता है, पूरा ओपन। ऐसे जो बच्चे रहते हैं वो ज़्यादा देर तक पैदा होने के बाद जिंदा नहीं रहते, इवन उनकी जो तुरंत पैदा होने के बाद जो खत्म हो जाते हैं उस टाइप का होता है। और जो थर्ड है वो है एनसेफेलोसील। इसमें जो बल्ज आउट है वो नेक के जस्ट, जो सिफेलिक है उसके जस्ट पीछे की तरफ है, तो ये इसको एनसेफेलोसील बोलते हैं। और जो फोर्थ वाला है मायोक्लोमेनिंजियोसिल, इसमें जो रहता है पूरा सीएसएफ, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व पूरा बल्ज आउट हो जाता है, जो कि बहुत डेंजर है। ये सबसे डेंजरस टाइप है स्पाइनल बैफिडा का। तो हमने स्ट्रक्चर देखा, अब हम इसका टाइप देखते हैं कि ये कितने कितने टाइप के होते हैं। तो स्पाइनल बैफिडा ऑकल्टा, ऑकल्टा यानी कि इट इज हिडन टाइप, नो सैक एंड डिम्पल प्रेजेंट एट द लंबोसैक्रल एरिया। तो इसमें क्या होता है कि ये एक हिडन टाइप का है, पता नहीं चलता है कि जब बच्चा बॉर्न होगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि इसको स्पाइनल बैफिडा या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, क्योंकि वो जैसे अंदर बाहर की तरफ बल्ज होता है तो वो आपको दिखेगा, लेकिन अंदर की तरफ अगर हल्का सा भी हुआ रहेगा तो वो उतना उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। तो ये क्या है, हिडन टाइप का है। इसमें सैक प्रेजेंट नहीं रहेगा। और डिम्पल मतलब कि ऐसा लगेगा कि अंदर की तरफ, जैसे गाल पे डिम्पल पड़ते हैं तो अंदर की तरफ होता है, वैसे ही थोड़ा स्किन अंदर की तरफ रहेगा, लेकिन उस पर कोई उतना ध्यान नहीं देता, तो ये जल्दी आइडेंटिफाई पता भी नहीं चलता। और जो ये कोना में मैंने लिखा है पॉलीनाइडल साइनस, ये एक अडल्ट में होता है प्रॉब्लम। जो बल्ज हुए रहता है ना उसमें हेयर प्रेजेंट होते हैं, तो वो हेयर में फिर ना बाद में इन्फेक्शन पस भर जाता है, जिसको पॉलीनाइडल साइनस बोलते हैं। तो अब हम इसका सेकंड टाइप देखते हैं। तो सेकंड टाइप में होता है स्पाइनल बैफिडा सिस्टिका। सिस्टिका का मतलब होता है सैक। तो इसमें टू टाइप के होते हैं। सिस्टिका यानी कि सैक बोल दिया, यानी कि जो बल्ज आउट जो बाहर की तरफ दिखते हैं उसमें टू टाइप होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट जो है वो मेनेंजियोसील। मेनेंजियोसील यानी कि क्या बोल रहा है, इसमें मेनेंजियस जो रहेगा ऊपर का कवरिंग वो रहेगा, साथ में सीएसएफ रहेगा, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसमें दो चीज बाहर की तरफ आता है, जो कि ये कॉमन है, जो कि मैक्सिमम बच्चों में ऐसा होता है, जो कि डेंजरस नहीं है, उसको सर्जरी के थ्रू उसको अंदर कर सकते हैं और वो इजिली मैनेजेबल होता है। लेकिन जो सेकंड है मायोक्लोमेनिंजियोसिल, ये थोड़ा डेंजरस होता है, क्योंकि इसमें मेनिंजियस रहता है, साथ में सीएसएफ रहता है, साथ में स्पाइनल कॉर्ड रहता है, साथ में स्पाइनल नर्व्स भी रहते हैं। तो अगर कहीं भी नर्व्स आ गए और उसको अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो जो बेबी है उसके नीचे की जो बॉडी है वो पैरालाइज हो सकती है। मतलब जहां से प्रॉब्लम है वहां के नीचे के बॉडी पैरालाइज हो सकते हैं। अगर उसको लंबोसैक्रल कॉमन है तो लंबोसैक्रल में रहा तो फिर उसके नीचे की दोनों लेग पैरालाइज हो सकते हैं। उसका बाउल ब्लैडर भी काम नहीं करेगा, उसको पता नहीं चलेगा कि कब उसको यूरिन, कब उसको पॉटी आ रहा है। तो अब देखते हैं माइक्लोमेनिंजियोसील्स में होता क्या है। तो इसमें क्या होता है, पैराप्लेजिया, पैरालाइसिस ऑफ लोअर लिम्ब का पैरालाइसिस हो जाता है। न्यूरोजेनिक बाउल ब्लैडर इनकॉन्टिन्यूस, जो नीचे जो बाउल ब्लैडर है वो उसको कुछ पता ही नहीं चलता कब वो सुसु कर देता है, कब वो पॉटी कर देता है। तो इसमें जो बच्चा होता है उसको टॉयलेट ट्रेनिंग देने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब उसको कुछ पता ही नहीं चलता है। तो अब हम देखते हैं ये कितने, मतलब इसका क्या कॉज है, किस कारण से ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है।
तो सबसे पहला जो कॉज है वो उसमें इडियोपैथिक है, मतलब अननोन, हमको पता ही नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। और सेकंड कॉज है कि क्रोमोसोमल डिफेक्ट, क्रोमोसोम में कोई डिफेक्ट होने के कारण होता है। अगर मदर फादर मतलब जो हिस्ट्री में रह चुका है उनके, तो उनमें होता है ऐसा। फॉलिक एसिड विटामिन B9 डेफिशिएंसी के कारण होता है। अगर मदर में फॉलिक एसिड की कमी है तो ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। टेरेटोजेनेसिटी ड्रग्स के कारण हो सकता है, जो कि क्या होता है, एंटी कन्वल्सन ड्रग्स होता है, जिसमें कि सबसे मेन और कॉमन जो है सोडियम वैल्पोरेट आता है। और जो फिफ्थ है वो रेडियन एक्सप्लोजर के कारण भी हो सकता है। फ्री रेडिकल्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं DNA सिंथेसिस, जो कि अफेक्ट करता है सेल डिवीजन, जो कि क्या कॉज करता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो इसको ठीक करने के लिए जो मदर रहती है उसको एडवाइस करते हैं, अगर वो पहले कभी रेडिएशन एक्सपोज हुई है या नहीं हुई है, तो उसको ये वो करते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट खाना उसको लेना है, जैसे कि हरी सब्जियां, मतलब हरी सब्जियां और पत्ते वाले सब्जियां और फल फूल लेना है खाने के लिए। तो वो क्या एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं, तो ये फ्री रेडिकल को हटाता है। तो इससे क्या है, रेडिएशन एक्सपोजर का उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा और बच्चा ठीक हो सकता है, ठीक पैदा होगा। तो अब हम डायग्नोसिस देखते हैं, कैसे इसको डायग्नोस करेंगे कि इसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। तो सबसे पहले क्या है, हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन, उसमें करने से ही जो स्पाइनल बैफिडा सिस्टिका जो सेक वाला रहता है वो तो फिजिकल एग्जामिनेशन में ही दिख जाता है। और सेकंड क्या है, प्रीनेटल पीरियड में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो अल्फा फीटोप्रोटीन रहता है, जो कि चेक करते हैं, जो कि दो तरीके से चेक कर सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैटरनल सीरम में देख सकते हैं अल्फा फीटोप्रोटीन, और सेकंड ट्राइमेस्टर हो गया तो एमनियोसिंथेसिस कर सकते हैं, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड पहले नहीं बना रहता है, इसलिए सेकंड ट्राइमेस्टर में चेक करेंगे, जो कि 14 से 16 वीक रहता है। और अगर अल्फा फीटोप्रोटीन इंक्रीज आया तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, और अगर कम आया तो डाउन सिंड्रोम हो सकता है। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, USG कर सकते हैं फीटल वेल्विंग देखने के लिए, जिसमें हम देखेंगे फीटल का ग्रोथ कैसा हो रहा है, और उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी तो उसका कुछ नहीं है, वो उसको स्कैन करेंगे। उसके बाद पोस्ट नेटल पीरियड, यानी कि बच्चा जब बाहर आ गया, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं सैक एट लंबोसैक्रल एरिया पे है कि नहीं है। और अगर और थोड़ा कुछ डाउट है तो रेडियोग्राफी एग्जाम भी कर सकते हैं, जिसमें कि एक्सरे सिटी स्कैन करा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि तो ये ट्रांसल्यूमिनल टेस्ट होता है, जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो वो सैक था उसमें क्या स्पाइनल नर्व है कि नहीं, CSF है कि नहीं, ये सब हम इसमें क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट। चाइल्ड विथ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, उसको पोजीशन क्या देना है, प्रोन पोजीशन देना है टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ सैक। वैसे जो नॉर्मल बेबी होता है उसको कभी प्रोन पोजीशन नहीं देते, क्योंकि वो सफोकेशन के कारण उसकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन इसमें क्या है, हमको प्रोन पोजीशन देना मैंडेटरी हो जाता है, ताकि जो सैक है वो डैमेज ना हो। और उसके बाद क्या करना है, कवर कर देना है, कवर सैक विथ मॉइस्ट 0.9% NS और गॉस के साथ, जो उसका सैक है उसको कवर करके रखना है नॉर्मल सलाइन और गॉस के साथ, गॉस को डिप करके नॉर्मल सलाइन में 0.9%। अब हम देखते हैं इसमें सर्जरी क्या होता है। तो इसमें लेमिनेक्टोमी होता है, जिसमें कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड रहता है, जो बल्ज आउट हो जाता है मेनिंजियस CSF, उसको क्या है अंदर की तरफ पुश करके वहाँ पे सर्जरी किया जाता है। और इसमें हमको क्या देखना रहता है कि पोस्ट सर्जरी हमसे जो नर्सिंग है उसमें हमको क्या पड़ता है, प्री सर्जरी केयर, पोस्ट सर्जरी केयर। तो प्री सर्जरी में तो देखा आपने कि उसको अच्छा पोजीशन देना है, उसको मॉइस्ट करके रखना है। पोस्ट सर्जरी में क्या करते हैं वो देख लेते हैं। असिस्ट करना है न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट इन एक्सट्रीमिटीज, लेग्स में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है सर्जरी के बाद। फिर क्या करना है, असिस्ट फॉर हाइड्रोसिफेलस चेंज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफेलस बाय चेकिंग हेड सर्कमफ्रेंस। इसमें क्या होता है कि न्यूरल
ट्यूब डिफेक्ट की जब सर्जरी होती है तो इसमें सर्जरी के टाइम पे हो सकता है कि कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, जिसके कारण जो बेबी को फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जैसे कि हाइड्रोसिफेलस। तो हमको इसमें क्या है, बेबी का हेड सर्कमफ्रेंस चेक करते रहना है आफ्टर सर्जरी। असिस बाउल ब्लैडर, बेबी का यूरिन और बेबी पॉटी कैसा कर रहा है उसको असिस करना है, मतलब उसमें इनकंटिन्यूअस या उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ड्यू टू सर्जरी के कारण। फिर क्या कर सकते हैं, अगर हमको प्रिवेंट करना है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, क्योंकि हम इसको रोक तो सकते नहीं क्योंकि ये इडियोपैथिक होता है, जेनेटिक होता है। तो अगर हमको ये नहीं चाहिए तो हम इसको एटलीस्ट प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसमें क्या रहता है, स्टार्ट फॉलिक एसिड, विटामिन B9 जिसको बोलते हैं, 400 माइक्रोग्राम या 0.4 mg, अगर वो जो वुमन प्रेग्नेंट है 1 मंथ प्रायर टू कंसीव, अगर वो कंसीव करने वाली है उसको 1 महीने पहले से वो 0.5 mg फॉलिक एसिड ले सकती है। और जिस वुमेन को हिस्ट्री है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का, पहली प्रेगनेंसी में रह चुका है, वो सेकंड बार कंसीव कर रही है, तो उसको जो डोज है ना डायरेक्ट 10 टाइम्स अधिक देते हैं। जैसे कि जो वहाँ पे 400 माइक्रोग्राम था, यहाँ पे 4000 माइक्रोग्राम या 5 mg का जो टैबलेट रहता है उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि नॉर्मली जो फॉलिक एसिड की टैबलेट वो 5 mg और 10 mg की आती है, इसलिए उसको 5 mg की जो टैबलेट है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ तक था ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। आपको समझ आया कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पे न्यू हो तो ऐसी वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक फॉर वॉचिंग।